बहुत सी शानदार मूवीज जैसे रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, तनु वेड्स मनु जैसी मूवीज के बाद आर माधवन सर अब एक प्रोड्यूसर के रूप में अपनी नई पारी शुरू कर चुके हैं। उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और सिनेमा लवर्स को काफी पसंद भी आ रहा है। ये फिल्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पुराने साइंटिस्ट एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायण सर की बायोपिक है। नंबी नारायण सर को देश से गद्दारी करने के झूठे आरोपों में फंसाया गया था और उनकी कहानी देश के हर नागरिक को जानना चाहिए ताकि वो समझ सके कि कैसे एक निर्दोष देशभक्त को पॉलिटिकल साजिश में फंसाकर देश का गद्दार घोषित कर दिया जाता है। बात करते हैं नंबी सर के बारे में डिटेल में और इस मूवी के ट्रेलर के बारे में भी। बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। सोचिए अपनी डेली लाइफ की जिंदगी। आप दिन की शुरुआत करते हैं, उसके बाद काम पर जाते हैं, वहां पर आपकी एक वैल्यू होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, लोग आपको एक नजरिए से देखते हैं आपके आसपास पड़ोस में। लेकिन सोचकर देखिए एक पल ऐसा आए कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, जहां लोगों के मन में आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट है वो सब खत्म हो जाए और सब आपके खिलाफ हो जाए, एक एक पर्सन आपके खिलाफ हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ था डॉक्टर नंबी सर के बारे में। 25 साल पहले की बात है। वो सर्दियों की दोपहर थी। केरल की कैपिटल त्रिवेंद्रम में संकरी गली में एक घर पर 3 पुलिस वाले पहुंचते हैं और नंबी नारायण सर को बुलाते हैं। वो पुलिस वाले नंबी नारायण सर से कहते हैं कि डीजीआई आपसे बात करना चाहते हैं। नारायण जी पूछते हैं कि क्या मैं अंडर अरेस्ट हूँ? तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं। ये सब कुछ 30 नवंबर 1994 को हुआ। उस टाइम नंबी नारायण सर की एज 53 इयर्स थी और उस वक्त वो इसरो के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन प्रोग्राम को ऑपरेट कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के लिए वो रशिया से टेक्नोलॉजी ले रहे थे। खैर, नंबी नारायण पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और उन्होंने पूछा कि आगे की सीट पर बैठना या पीछे की सीट पर, क्योंकि आमतौर पर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पुलिस की गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठाया जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि आप आगे की सीट पर बैठ जाएं। गाड़ी गली से बाहर निकलती है, लोग देखते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो डीजीआई वहां नहीं होते हैं, इसलिए नारायण को एक बेंच पर बैठकर इंतजार करने को कहा जाता है। वो बेंच पर बैठे बैठे इधर उधर गुजरने वाले सभी पुलिस वालों को देख रहे होते हैं। सब लोग उनकी तरफ घूर रहे होते हैं। नारायण सर बताते हैं कि उन पुलिस वालों की नजर कुछ ऐसे थी जैसे वो किसी शख्स को देख रहे हो जिसने अपराध किया हो। नारायण सर इंतजार करते रहते हैं लेकिन डीजीआई नहीं आते और रात में उन्हें उसी बेंच पर बैठे बैठे नींद आ जाती है। अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्हें बताया जाता है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। तब तक पुलिस स्टेशन के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और कुछ ही घंटों में अखबारों की हेडलाइन छप जाती है और वो उनको गद्दार कह रहे होते हैं। एक ऐसा गद्दार जिसने मालदीव की 2 लेडीज के हनी ट्रैप में फंसकर रशिया से भारत को मिलने वाली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच दी थी। नंबी सर को पता भी नहीं था ये क्या हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहे हैं। ये सिनेरियो था उस स्कैंडल के होते टाइम का। इससे पहले नंबी सर की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। एक मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म होता है। उनकी 5 बहनें होती हैं। उसके बाद ये 6ठी संतान होते हैं और इकलौते लड़के होते हैं अपने घर में। इनके फादर नारियल का कारोबार करते थे और इनकी माँ घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। बचपन से ये काफी अच्छे थे पढ़ाई में, बहुत तेज अव्वल नंबर पर आने वाले स्टूडेंट थे। ये पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री ली और कुछ टाइम तक शुगर मिल में भी काम किया। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि एयरक्राफ्ट उन्हें हमेशा से अट्रैक्ट करते थे और उन्होंने अप्लाई किया इसरो के लिए। इसरो में उनकी जॉब लग जाती है। इसरो में काम करते हुए वो तेजी से ग्रोथ कर रहे थे। उन्हें अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रॉकेट से जुड़ी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली। वहां से उन्होंने पढ़ाई करी। 1 साल बाद वो भारत फिर से वापस आकर इसरो के काम में लग गए। इसरो में उन्होंने इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स के जन्मदाताओं यानी कि उनके ओनर्स जैसे विक्रम साराभाई और सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम किया। नारायण जी बताते हैं कि जब मैंने इसरो में काम करना शुरू किया था तब इसरो अपने शुरुआती दौर में था। सच कहें तो किसी तरह का रॉकेट सिस्टम विकसित करने के लिए हमारी कोई योजना ही नहीं थी। अपने एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए हमें अमेरिका और फ्रांस के रॉकेट इस्तेमाल करने की परमिशन लेनी पड़ती थी। हालांकि ये प्लान बाद में बदल गया और नारायण भारत के स्वदेशी रॉकेट बनाने के प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाने लगे। साल 1994 तक उन्होंने एक साइंटिस्ट के तौर पर बड़ी मेहनत से काम किया, जब तक नवंबर 1994 में उनकी जिंदगी पूरी तरह उलट नहीं गई। नारायण सर की गिरफ्तारी से 1 महीने पहले केरल पुलिस ने मालदीव की एक लेडीज मरियम रशीदा को अपने वीजा में क्लासिफाइड टाइम से ज्यादा टाइम भारत में गुजारने पर गिरफ्तार किया था। रशीदा की गिरफ्तारी के
कुछ महीनों बाद पुलिस ने मालदीव की एक और बैंक ऑफिसर फौजिया हसन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद एक बड़ा स्कैंडल सामने आया। पुलिस से मिली कुछ जानकारियों के बेस पर लोकल न्यूज़पेपर ने अपनी खबरों में लिखा कि मालदीव की ये दोनों लेडीज इंडियन रॉकेट से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराकर पाकिस्तान को बेच रही थी और इसमें इसरो के साइंटिस्ट की भी मिली भगत है। फिर ये दावे किए जाने लगे कि नंबी नारायण भी मालदीव की इन लेडीज के हनी ट्रैप के शिकार हुए साइंटिस्ट में से एक है। ऑफिशियल तरीके से गिरफ्तार किए जाने के बाद नारायण सर को अदालत में पेश किया गया। वो बताते हैं कि जज ने मुझसे पूछा कि मैं अपना क्राइम कबूल करूंगा, तो मैंने पूछा कि कौन सा क्राइम। उन्होंने कहा ये सच है कि तुमने टेक्नोलॉजी दूसरे देश तक पहुंचाई है। फिर उसके बाद जज ने उन्हें 11 दिन की हिरासत में भेज दिया। फिर उनकी कुछ ऐसी पिक्चर सामने आती है कि उन्होंने गहरे रंग की शर्ट और हल्के स्लेटी रंग की पैंट पहनी हुई है, पुलिस से घिरे हुए हैं। उस टाइम को याद करते हुए नारायण ने अपनी बुक में लिखा है, पहले तो मैं सदमे में था लेकिन बाद में ऐसा लगा कि जैसे दिन में कोई सपना देख रहा हूँ। एक बार तो ये सब लगा जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ जो मेरे आसपास घूम रही है। फिर अगले कुछ महीनों बाद नारायण सर की प्रतिष्ठा और इज्जत जैसे टुकड़ों में बिखर गई। उन पर भारत के ऑफिशियल सीक्रेट लॉ को डिस्ट्रॉय और करप्शन समेत बहुत सारे मामले दर्ज किए गए। इन्वेस्टिगेटर उन्हें पीटते थे और पीटने के बाद उन्हें एक बिस्तरे से बांध दिया जाता था जिसमें 30 घंटे खड़े रहकर सवालों के जवाब देने पर मजबूर किया जाता था। उन्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने पर मजबूर किया जाता था, जबकि इसे भारतीय अदालतों में सबूत के तौर पर मान्यता नहीं है। नारायण सर को काफी कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल में रखा जाता था। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि रॉकेट की खुफिया जानकारी कागज के जरिए ट्रांसफर नहीं की जा सकती और उन्हें साफ तौर पर फंसाया जा रहा है। उस टाइम भारत शक्तिशाली रॉकेट इंजन बनाने के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और इसलिए इन्वेस्टिगेटर ने नारायण की बातों पर भरोसा नहीं किया। इस मामले में नारायण सर को 50 दिन की गिरफ्तारी में गुजारने पड़े थे। वो 1 महीने जेल में भी रहे। जब भी उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए ले जाया जाता, भीड़ चिल्ला चिल्लाकर उन्हें गद्दार और जासूस बुलाती थी। हालांकि नारायण सर की गिरफ्तारी के 1 महीने बाद भारत की सीबीआई ने केरल से ये मामला ले लिया। नारायण सर ने सीबीआई के जासूसों से बताया कि वो जिन भी जानकारियों से काम करते थे उनमें से कोई जानकारी क्लासिफाइड नहीं थी। एक जासूस ने नारायण सर से माफी भी मांगी। उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं इतना सब कुछ कैसे हो गया, हमें इसका बहुत दुख है। आखिरकार 19 जनवरी 1995 को नंबी नारायण सर को जमानत मिली और आधी रात से कुछ देर पहले वो अपने घर पहुंचे। जब वो सीढ़ियों से ऊपर गए तो सबसे पहले अपनी वाइफ को उन्होंने ये खबर दी कि वो छूट चुके हैं, लेकिन उनकी वाइफ की जो मानसिक संतुलन था वो थोड़ा खराब हो चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब नारायण सर जेल में थे तो वो डेली मंदिर जाया करती थी। लोग उन्हें दूर से ही बोला करते थे, उनके बारे में उल्टा सीधा बोला करते थे। मंदिर का पुजारी उन्हें प्रसाद तक नहीं देता था। तो इस सब से वो काफी डिप्रेशन में चली गई थी और मेंटली वो काफी अनबैलेंस हो चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि अगर नंबी नारायण सर के खिलाफ ये साजिश नहीं होती तो भारत 15 साल पहले ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता। उस दौर में भारत क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पाना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने इसे देने से साफ मना कर दिया। रशिया से समझौता करने की कोशिश हुई, बात लास्ट फेज में थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में रशिया मुकर गया। तब नंबी नारायण सर ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया कि वो अपनी टीम के साथ स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाएंगे। वो अपने मिशन में सही डायरेक्शन में काम कर रहे थे, टीम को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे थे। तभी अमेरिका के इशारे पर उनकी खिलाफ साजिश हुई और फिर ये सब हो गया। उन्होंने अपने साथ हुई साजिश पर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम रेडी टू फायर, हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव्ड द इसरो स्पाई केस। साल 1996 में सीबीआई ने अपनी 104 पेजेस की रिपोर्ट जारी की और उन्होंने क्लियर किया कि किसी भी तरह के सीक्रेट कागज चुराने के सबूत नहीं है और ना ही पैसों से लेन देन की जानकारी कोई इनके खिलाफ है। जांच में ये भी पता लगा है कि क्रायोजेनिक इंजन से जुड़ा कोई भी कागज गायब नहीं है। इसके बाद नंबी नारायण सर ने एक बार फिर से इसरो में काम करना स्टार्ट किया। हालांकि उनकी परेशानियां अब भी खत्म नहीं हुई थी। सीबीआई के मामले को बंद करने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसे दोबारा शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंचाया, लेकिन साल 1998 में इसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया। इसके बाद नारायण सर ने उन्हें गलत तरीके से फंसाने के लिए केरल गवर्नमेंट पर मुकदमा भी कर दिया और मुआवजे के तौर पर उन्हें 50 लाख रुपए दिए गए। अभी कुछ ही टाइम पहले केरल गवर्नमेंट ने कहा है कि गैर कानूनी तरीके से उनकी गिरफ्तारी के लिए केरल गवर्नमेंट उन्हें 1 करोड़ 30 लाख रुपए और देगी। खैर, नंबी नारायण सर को उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा उन्हें वापस मिली 25-26 साल के संघर्ष के बाद। और 2019 में नंबी नारायण सर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। नंबी नारायण सर आज 78 साल के हैं और इनके लिए अब भी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केरल पुलिस को कहा है कि वो जांच करे कि किसने इनके खिलाफ साजिश की थी। और नारायण सर ने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि मुझे इसमें फंसाने वाले लोगों को सजा मिले। इस कहानी का एक चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन एक चैप्टर अभी बाकी है। नारायण सर के साथ 5
और लोगों के खिलाफ ये साजिश क्यों रची गई, ये आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। बाकी सभी को यही शक है कि ये फॉरेन पावर्स ने करवाया है, क्योंकि भारत उस टाइम काफी आगे निकल रहा था। नारायण सर कहते हैं कि ये सब साजिश के तहत हुआ, लेकिन इस साजिश को रचने वाले लोग अलग अलग थे और उनके मकसद भी अलग थे। हाँ, उनकी साजिश के शिकार एक जैसे लोग ही हुए हैं। जो भी हुआ उसमें मेरा करियर, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा और मेरी खुशियां सब कुछ तबाह हो गया, और इसके लिए जिम्मेदार लोग आज भी बिना किसी सजा के खुले घूम रहे हैं। सो इन सब के बारे में माधवन सर की आने वाली फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें, और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू।